नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज की, बात कर रहे हैं ईवीएस एनसीईआरटी मॉक टेस्ट की, बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न पर। और आज का जो पार्ट रहेगा, सभी लोग जानते हैं आज का किस पार्ट पर बात करने वाले हैं। आज का पार्ट रहेगा दोस्तों भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए, भूकंप से संबंधित एग्जाम में आपको पता है 1 से 2 प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती हैं और आपके सिलेबस में भी है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं, इस सिलेबस को, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मॉक क्वेश्चन या मॉक क्वेश्चन के 90 या 19 या 19वीं सेशन पर आपका कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न है प्यारे मित्रों की, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। आपके एग्जाम में, टीटी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे गए, सारा कलेक्शन मिलेगा, संभावित प्रश्न मिलेंगे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज़्यादा बार पूछा गया उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे कंबाइंड किया गया है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप, भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो देखिए, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो ये दोस्तों भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैसे क्योंकि यह चैप्टर भूकंप का है तो भूकंप ऑप्शन करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपका चैप्टर ऑल सब्जेक्ट से आएगा, तो इसके लिए आपको कंठस्थ रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। होम्स, रीड, जॉली, डेली ने। ये बहुत ही ठीक है, आपके जो क्वेश्चन होते हैं गहराई वाले प्रश्न आपके डीप, ठीक है, डीप क्वेश्चन जाएंगे, क्योंकि हम एक कड़ी से लेके अंतिम कड़ी तक क्वेश्चन को करेंगे, शुरुआत से लेके अंतिम तक। तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले और कोई नहीं है, आपके दोस्तों हम रीड की बात कर रहे हैं। रीड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आपको ध्यान देना। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे जो प्रमुख स्रोत कहलाता है वह हमारा भूकंप विज्ञान कहलाता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इक्वल जॉइंट कहा जाता है। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट फीडबैक करते रहें। तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने हमारी कंसेप्ट वाली क्लासेस देखी होगी पहले, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये आपका मॉक क्वेश्चन है, प्रिपरेशन है। और इसके बाद ये मॉक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, सारी क्लासेज फिर से हम रिवीजन करेंगे, वो भी कंसेप्ट वाइज रिवीजन करेंगे। तो भूकंप मूल यानी फोकस वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि अधिकेंद्र, एपी सेंटर की बात कर रहे हैं। भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से संबंधित है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर के भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है, या वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, या आपका डी ऑप्शन भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो देखिए, अधिकेंद्र भूकंप का एक केंद्र बिंदु है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। तो दोस्तों, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु दिया गया है या पृथ्वी के अंदर। दो ऑप्शन भी कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम के स्थान से संबंधित है या भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठीय भूमि से संबंधित है। ए या बी ऑप्शन में क्या चूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित हो जाएगा, अधिकेंद्र की बात कर रहे हैं।
सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या मध्य केंद्र की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों उत्केंद्र कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, एपिसेंटर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, गौण तरंगे होती हैं, एल तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे होती हैं, प्राथमिक एवं गौण दोनों तरंगे होती हैं। तो भूकंप में धरातलीय तरंगे पूछा गया है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जो धरातलीय तरंगे कहलाती हैं वह हमारी एल तरंगे कहलाती हैं। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती हैं। तरंग कैसे उत्पन्न होती हैं? जब पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है तब उसके कारण उसके रीजन से तरंग उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। देखिए भूकंपी तरंगें पी, एस तथा एल प्रकार की होती है। 3 प्रकार की भूकंपी तरंगें होती हैं जिसमें पी तरंग ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। प्रश्न आ सकता है ठीक है कि कौन सी जो तरंग है ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम में गमन करती है? तो हमारी प्राथमिक की बात करेंगे। ठीक है, प्राइमरी तरंग जो प्राथमिक तरंग कहलाएगी। वहीं जो एस तरंग है केवल ठोस पदार्थों में ही गमन करती है। एस जो है सेकेंडरी तरंग कहलाती है। तो सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग में केवल यह ठोस पदार्थों में गमन करती है। और जो हमारा तीसरी तरंग एल है यह तरंगों में धरातलीय तरंगे कहा जाता है। तो एल को किसको कहा जाता है? धरातलीय तरंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? प्राथमिक, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय या क्षितिजीय की बात कर रहे हैं। तो देखिए जिसका दीर्घ पृष्ठ होगा, दीर्घ पृष्ठीय जो भूकंपी तरंगे होती हैं सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न दिया कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं होगा कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित या रेगुलर होता है। उन स्थानों में मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है। यानी सह भूकंप रेखा का यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वह कथन आपका सही नहीं दिया गया है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि सम भूकंप रेखा का आकार नियमित या रेगुलर होता है। यह नियमित और रेगुलर जो शब्द दे दिया गया ये आपका नेगेटिव दे दिया गया। ठीक है, तो कथन यह आपका सही नहीं होगा, वह हमारा बी आपका कथन नहीं होगा। बाकी सारे कथन आपके सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों चीज़ें जो है आपके दी गई हैं यह आपके सही कथन दिए गए हैं। रिएक्टर स्केल और भूकंप से संबंधित जो तीनों कथन आपके सही दी गई हैं अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? शर्क, सुनामी, स्केल या केम? तो सभी प्यारे मित्र जान गए होंगे एक ही चीज़, अंतःसागरीय भूकंप। अंतःसागरीय मतलब क्या है कि सागर में, अंतःसागरीय यानी सागर या जल समुद्र में वहाँ पर जो भूकंप आता है वो उत्पन्न समुद्री लहरें होती हैं भूकंप के द्वारा, तो वह क्या कहलाती? तो वह हमारी क्या है? देखिए अगर यहाँ पर देखिए भूकंप क्या कहते हैं? धरातल पर होता है। यही भूकंप जब आपका समुद्र पर होता है, सागरीय, ठीक है, सागर में होता है तो इसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? ज्वालामुखी होता है, भूकंप होता है, चक्रवात होता है या प्रतिचक्रवात होता है? देखिए दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण पूछा गया है। देखिए सुनामी का मुख्य कारण, सुनामी कैसे आता है? जब सागर या समुद्र में क्या आता है? भूकंप आएगा तभी सुनामी आती है। ठीक है, तो सुनामी का मुख्य कारण आपका भूकंप ही कहलाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं कि सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण रीजन होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार कारण भूकंप होता है। इसके अलावा ज़मीन धंसना, ज्वालामुखी फटना, किसी तरह का विस्फोट होना या कभी कभी उल्कापात के असर भी सुनामी लहरों को उठा देती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक 63 यानी 63% के लगभग भूकंप इनमें से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी,
मध्य अटलांटिक पेटी या हिंद महासागरीय पेटी। तो 63% यानी सबसे ज़्यादा जो है विश्व में भूकंप इनमें से किस पेटी में आता है? तो ये दोस्तों परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे क्या होता है, महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है और इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ज्वार भित्ति, सीचस लहरें, सदाशिव लहरें या सुनामी लहरें। तो सभी लोग जानते हैं कि इसको कहा जाएगा, समुद्र में जब भी भयंकर भूकंप आएगा तो सुनामी के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन बरकरार रहना है। जब आपका मोरल मोटिवेशन बरकरार रहेगा तो समझ लीजिए मोरल मोटिवेशन बरकरार रहने से यहाँ पे सफलता का चांसेस ज़्यादा होती है। अपने आप को पॉजिटिव में रहना चाहिए, अपने आप की अपने सोच को पॉजिटिव करना चाहिए। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, चीनी। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं? अगर जानते हैं तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, जो भी आपका ओपिनियन, जो भी आपका ठीक है फीडबैक हो। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों सुनामी जो है यह दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। सभी लोग नोट कर लेंगे, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो वह दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपी लहरें जो कौन सी होगी? जो तरल पदार्थों से ना गुजर सकने वाली हो। अभी हमने आपको पिछले ही डिटेल में बताया था कि हमारी जो पी होती है तीनों, ठीक है, तरल, ठोस और आपके वायु में तीनों, ठीक है, द्रव, तरल, ठोस तीनों प्रकार में गमन करती है और सेकेंडरी जो होती है यह ठोस में करती है और एल जो होता है सभी लोग जानते हैं यह धरातली तरंग कहलाती है। तो तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कहलाएगी, वह हमारी दोस्तों कहला जाएगी एस की बात कर रहे हैं। ये केवल ठोस में गमन करती है, तरल में नहीं करेगी, क्योंकि एस तरंग केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही गमन कर सकती है। अगला प्रश्न, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता, तरल घनत्व। तो देखिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए किया जाता है। और बात करें वायु की आर्द्रता और वायु वेग का, देखिए वायु की आर्द्रता का यहाँ आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर के द्वारा, और वायु का वेग जो है पवन वेग मापी या आपका एनमोमीटर के द्वारा वायु का वेग नापा जाता है या मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटा को, भूकंपी तरंगों को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिस्मोग्राफ को किसके मापने के लिए लाया जाता है? तो जो भूकंपी तरंगे होती हैं उनको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। यह सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियों का, भूकंप का, पर्वत का, ज्वालामुखी का। देखिए सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बात किया। तो सिस्मोग्राफी जो हमारा किसका विज्ञान कहलाएगा? तो दोस्तों हम भूकंप का विज्ञान कहलाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, समताप या समदाब। देखिए कोई भी आपके कोई भी किसी टाइप का लेवल आए, आपके सारे लेवल कंबाइन करेंगे, क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि तैयारी जीरो से हाई लेवल की चल रही है, जीरो से सिलेक्शन वाली तैयारी चल रही है। तो समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे सम भूकंप रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वह कहलाती है समभूकंप रेखा, सहभूकंप, आइसोपाइंकनिक रेखा या आइसोगोनल रेखा। तो देखिए ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थान जहां मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव करती हैं, तो एक साथ भूकंप अनुभव करती यानी कहलाएगी वह सहभूकंप रेखा कहला जाएगी। अगला प्रश्न है, समभूकंप रेखा यानी कि सिस्मल लाइन की बात कर रहे हैं, का आकार प्राय होता है, यानी समभूकंप का जो आकार होता है
प्राय नियमित होता है, अनियमित होता है, वृत्ताकार में होता है या एक रेखी में होता है। तो जो समभूकंप रेखाएं होती हैं, तो समभूकंप रेखा का जो आकार होता है ये दोस्तों अनियमित होता है, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूकंप का कारण है भू परिभ्रमण है, टेक्टोनिज्म है, आपका जो घूर्णन है या अनच्छादन कहला जाएगा। तो भूकंप का कारण क्या है? देखिए भूकंप का कारण जो होता है वह होता है टेक्टोनिज्म होता है, ये आपको ध्यान देना है। हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप आता है 68%, 40%, 30%, 25%। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि सर्किल ऑफ फायर दिया गया है। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप आता है। तो फायर का मतलब होता है तेजी से, ठीक है। तो तेजी मतलब होगा जहां पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज भूकंप आएगा, अर्थात हम बात कर रहे हैं 68% की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? जी हाँ, ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन, सुनामी। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए धरातल पर कौन सी घटना नहीं घटित होती? देखिए ज्वालामुखी ये भी धरातल पर होती है, अपक्षय धरातल का ही होता है, अपरदन ये भी धरातल पर है, लेकिन सुनामी या कहाँ पर होती? समुद्र या सागरों में या जल में होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो समुद्र कौन सी घटना जो है धरातल पर नहीं होगी? वह सुनामी होगी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरल क्वेश्चन है लेकिन संभावित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा कहला जाएगी? भूकंप, चक्रवात, बवंडर या प्रभंजन की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं भूकंप भी होगा, क्योंकि भूकंप का चैप्टर है आपका, भूकंप का कंसेप्ट है आज का। तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा हमारी क्या कहलाएगी? भूकंप की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसके बाद सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि टॉप 30 क्वेश्चन आज का लेकर आए आपके भूकंप से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बनाता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन या पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का अवगमन। तो बहुत सारे प्यारे मित्र नहीं जानते हैं तो इंडियन यानी करेंगे, भारत की बात करेंगे, लेकिन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर एशिया के पूछा गया है कि कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आइए देख लेते हैं आज का मॉक क्वेश्चन क्या कहता है। सभी प्यारे मित्रों को नीचे कमेंट करके बताना इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं और इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन हैं, ज्वार भित्ति, सीचेस लहरें, सदाशिव या सुनामी। और साथियों जायसवाल सर के साथ लेट्स क्रैक फॉर ऑल टीटी एग्जाम विथ जायसवाल सर। अगर आप टीटी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आदि चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर सब्जेक्ट की तैयारी, बेहतर तैयारी, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी और अपने एक सीट पक्के करने की तैयारी यहाँ पर होती है आपके परिवार पर, टीचर्स फैमिली पर। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।